नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आज एक बहुत ही अलग क्लास मैं लेकर आ रहा हूँ। आ रहा हूँ क्या है बल्कि आ ही चुका हूँ, बट अभी आने में थोड़ा-सा वक़्त बाकी है। जहाँ मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें बताऊँगा कि कैसे हम आज मैं हज़ारों लाखों मेल बच्चों के देखता हूँ और उनकी समस्याएँ सुनता हूँ या बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ। जब मैं पहले भी ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था तब बच्चों से मिलता था और उनकी प्रॉब्लम्स को जानता हूँ। शायद मैं इसीलिए सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों की समस्याएँ, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुन पाता हूँ, क्योंकि मुझे ये मालूम है, मैं खुद उस दौर से गुज़रा हूँ। जब भी कोई बच्चा मुझे अपनी समस्या बताता है, अपने जीवन का कोई दुःख कहता है, तो मुझे समझ आ जाता है कि अच्छा हाँ, 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 ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और मैं कैसे उस दौर से निकला था, कैसे गुज़रा था, ये सब कुछ मुझे पता चल पाता है। तो आज पुराने कुछ फ़ोटोज़, पुरानी कुछ यादों के थ्रू मैं आपको बताऊँगा, जन्म से लेकर के अब तक की सारी कहानी कि क्या-क्या रहा, क्या-क्या चीज़ें थी, हर एक छोटी से छोटी चीज़। क्योंकि आप ज़िंदगी के जिस सफ़र पर आज आप मुझे देखते हैं, वो सफ़र बहुत लंबा है। आपने मुझे बीच सफ़र से देखा है, ये सफ़र कब शुरू हुआ, ये आज मैं बताऊँगा। बिल्कुल शुरुआत से उस दिन से जब बुलंदशहर के छोटे से गाँव रामपुर में मैंने जन्म लिया और मेरी मातृभूमि का एक छोटे से शहर, छोटा-सा गाँव रामपुर, उसकी पूरी कहानी कि कैसे-कैसे वो यहाँ तक पहुँची है। दुनिया को देखने, कुछ सीखने का इरादा हमारा नहीं बना था। वो घर का फैसला जब मुझे एक स्कूल में भेज दिया गया, मैं वैसा नहीं सोचता था कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। और बस एक बोरी लेकर के, एक झोले के साथ वो सब कहानियाँ, स्लेट पे लिखना, कलम से लिखना, पट्टी पे लिखना, यादें बहुत हैं, बहुत खुशनुमा लम्हे भी हैं, जो शब्दों में बयाँ भी नहीं हो सकते, बट एक-एक चीज़ कैसे वो पूरा बचपन में कहाँ रहा, कैसे क्या करता था। बचपन की शुरुआत जहाँ से हुई, मुझे होश आया जब मैंने खुद को पहचानना सीखा, डरना सीखा। स्कूल की वो यादें जब मास्टर अपना मूड फ्रेश करने के लिए बच्चों की पिटाई करते थे, वो सब शैतानियाँ कैसे सीखीं और कैसे अपने आप को पढ़ाई में बनाए रखा, उन सब चीज़ों का कैसे बचपन में छोटी-छोटी चीज़ें खुशियाँ दे देती हैं और उसके बाद दोस्त कैसे छूटते गए और आज ज़िंदगी यहाँ तक ले आई, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो तैयार हैं आप? शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ जी। तो आज बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी निकल के आएँगी सामने से कि क्या-क्या था, क्या-क्या नहीं था। जैसे 1989 19 नवंबर को जन्म हुआ भाई का, ठीक है? जो कि जब पहले क्या होता था स्कूल में माँ-बाप हमेशा 1 या 2 साल ऐज को बढ़वा के लिखवा दिया करते थे और हमारे साथ भी वही हुआ कि 19 नवंबर 1990 लिखा दिया गया। हुआ क्या था, मैं अपनी अगर फैमिली का थोड़ा-सा बखान करूँ कि मेरी फैमिली में यानी कि मेरे ताऊ जी का एक लड़का दिल्ली जाके पढ़ रहा था जो सन 1991 में जिसने सिविल सर्विसेज़ क्रैक किया और दानिक्स की उसे पोस्ट मिली। सिविल सर्विसेज क्रैक किया। अब आप समझ सकते हैं कि इससे इस दौर में लगभग 2 साल का अंतर है और 2 साल में हमें इतनी सी बातें समझ आने लगी थी कि मतलब मुझे इतना समझ आने लगा था कि जिनका बेटा आईएएस बना है, मेरे ताऊजी थे, उनका मेरे पापा के प्रति कैसा बिहेवियर है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हम फिर नहीं पढ़ पा रहे, ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो सब कुछ हमारे घर में भी था। वही सारी चीज़ें थी कि जो बड़ा बेटा है घर का, वही पिता की सारी संपत्ति पे राज करेगा और छोटे भाइयों के लिए मज़दूरी छोड़ दी जाएगी। बड़े भाइयों का घर भी बन रहा है, तो छोटे भाई मज़दूरी कर रहे हैं। यही हालत लगभग-लगभग हमारे पिता की थी। मैंने खुद अपनी आँखों के सामने अपने पिता को बहुत बार अपने बड़े भाई से बेइंतहा पिटते हुए देखा है। मतलब मैंने सोचिए किसी का एक बेटा हो जाता है और उसके बाद वो चीज़ें उस वक़्त जब आप छोटे होते हो बट मुझे आज भी वो सन 1991-92 का दृश्य याद है जब ये घटना घटी थी जो मुझे आज भी इमोशनल कर देती है, छोटी-छोटी बातों पे। और उसके बाद हमें एक घर का एक छोटा-सा हिस्सा दे दिया जाता है जहाँ पे हमारे पास सिर्फ़ एक कमरा था जिसकी फ़ोटो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि उस एक कमरे के अंदर से ये जीवन लगभग 10-12 साल तक कैसे चला। मैं अपने घर में दूसरा बच्चा था, इससे पहले मेरी एक बहन थी। तो मम्मी-पापा का बस
मम्मी का तो उतना नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि मेरी मम्मी को मेरे नाना ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया था। हालात ऐसा नहीं है कि बहुत खराब थे उनके, बट उनको ये बेकार की इन्वेस्टमेंट लगती थी कि किसी को पढ़ाना। तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पढ़ाई या लिखाई के बारे में नहीं पता था, बट मेरी माँ हमेशा इस बात के लिए कहती ज़रूर थी कि बेटा पढ़ो, क्योंकि घर में क्या होता है कि जब एक आदमी पढ़ लेता है, बट मेरा ये मानना है कि घर में कोई नहीं भी होता तो भी मेरी एक सोच ये थी कि हाँ पढ़ना है। और सोचो पढ़ने के लिए हमें क्या मिला, मतलब आज मुझे लगता है कि बहुत इमोशनल हो जाएंगी सारी चीज़ें। पढ़ने के लिए भी हमें क्या मिला, एक प्राइमरी स्कूल, जिस प्राइमरी स्कूल की ना कोई चार दीवारी थी ना कुछ था, एक जगह थी जिसके अंदर 4-5 पेड़ थे, उस पेड़ के अंदर बैठ के नीचे हम पढ़ा करते थे पहली क्लास। 1 से 5 तक का ये स्कूल था। 1 से 5 तक का ये स्कूल था जहाँ हम पट्टी लेके जाया करते थे, पट्टी, और उस पट्टी को एक शीशी से घिसना आपने भी किया होगा। अभी आपको ये सब चीज़ें सच लगेंगी जब उस ज़माने की मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाऊँगा। आज लोग कहते हैं कि यार आप इतने बुरे हालातों में थे, आपकी फ़ोटो कैसे हैं? तो उसके भी पीछे कहानी बताऊँगा कि मेरे पिताजी ने एक सेकंड हैंड कैमरा कहीं से ले लिया था। कैमरे का शौक उस वक़्त बड़ी बात मानी जाती थी। तो जिसकी वजह से आज वो सारी यादें हैं, और कहीं न कहीं ये भी लगता है कि आज मैं यहाँ पहुँच गया तो मेरे पास बताने के लिए क्या होता अगर वो फ़ोटोज़ नहीं होते, मैं अपनी पुरानी लाइफ़ को देख भी नहीं पाता, रिलेट भी नहीं कर पाता। तो फ़ोटोज़ मेरे पास बहुत हैं और लगभग-लगभग सारी हैं। मतलब पापा को भी पता था कि बेटा कुछ अच्छा करेगा। तो पट्टी पे हम सोचो पढ़ने जाया करते थे, और 1 से तीसरी क्लास तक तो हमने सिर्फ पट्टी पे ही पढ़ा है। मतलब छोटे या बड़े, या सोचो एक स्याही और दवात में उस लाइन को, उस धागे से लाइन खींच के खुद की कॉपी तैयार करना और कलम से लिखना, कलम से। और अगर मैं 4th और 5th क्लास की बात करूँ तो गवर्नमेंट उस टाइम पे टाटर दिया करती थी, अगर आप में से कोई उस ज़माने का है, टाटर, और बटन दिया करती थी नीले रंग के। उन बटन को हम घोलते थे और टाटर से लिखते थे। पेपर भी सोचो उसी से देते थे, कितना टाइम वेस्टिंग था। ये नहीं कि पेंसिल मिल गई या ऐसा कुछ हो गया, ये सब बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम। मुझे नहीं पता ये उस टाइम ट्रेंड में था या नहीं था, लेकिन हमारे गाँव में ये ट्रेंड में नहीं था। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पट्टी दे दी जाएगी, बात खत्म। एक टाटर दे दिया जाएगा नीला-सा, उससे आपको लिखना है, पेंसिल या ये सब चीज़ें कुछ नहीं मिलेंगी। ठीक है? पेपर में भी क्या होता था, इमला बोलना, इमला आपने सुना होगा, डिक्टेंशन एक होती थी, लिखना। लिखना हमने कैसे सीखा? सोचिए घर में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं है, ऐसा नहीं है कि पापा-मम्मी बैठ के पढ़ा रहे हैं। उसी प्राइमरी स्कूल के अंदर जहाँ 2-3 टीचर हैं जो बात-बात पे मार रहे हैं। अब सोचिए उस स्याही के बटन को घोलना, कई बार क्या होता था, मुझे आज भी अपनी एक पिटाई बहुत याद आती है। एक विनोद मास्टर थे हमारे स्कूल में जिन्होंने बहुत मारा था, किस बात पे? अब आप स्याही का बटन कई बार घुलता नहीं था, तो हम क्या करते थे, उसको उँगली से घोल देते थे, तो उँगली पे स्याही पलट गई, हाथ पूरा गंदा हो गया। तो उस मास्टर ने इस बात पे बहुत मारा। मतलब मैं इस चीज़ को अब तो मज़ाक में बताता हूँ कि भाई हाथ मेरा था, स्याही मेरी थी, तुमको क्या पड़ी थी? बेइंतहा मारा उसने, मतलब सर दर्द हो गया, मैं सीधे घर आया रोते हुए। ये होता था, और मैं हमेशा से ही ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पे लड़के ही लड़के होते हैं सिर्फ, तो लड़कियों से मेरा इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं था। इस कहानी पे भी आऊँगा कि जब मैंने पहली बार लड़कियों से बात की तो मुझे कितना अनकम्फर्ट लगा और कितनी मुश्किल मुझे होती थी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप लड़कों के स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे स्कूल के सामने ही कन्या पाठशाला था, मतलब कन्या पाठशाला में कन्याएँ पढ़ेंगी और हमारे वाले में लड़के पढ़ेंगे, इस तरीके की स्थिति थी। तो प्राइमरी स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय। उस टाइम क्या होता था, जैसे अभी मिड डे मील है, नहीं टॉयलेट का, एक बच्चा पूछ रहा सर टॉयलेट लगी तो क्या? कहीं भी खड़े होके कर लो, आसपास खेत थे भाई, खेत थे, कहीं भी खड़े होके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। स्कूल में पढ़ाई कितनी होती थी, बस मास्टर बैठाए रखता था। वो तो हम अपने आप से ही, हमारे अंदर एक स्पार्क था कि नहीं मुझे पहाड़े याद करने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 1 से 5th क्लास तक, अपने बारे में बताता हूँ कि 1 से 5th क्लास तक इंग्लिश का नामो निशान नहीं था, एबीसीडी तक नहीं थी। बट क्या होता है कि जैसे मेरी बहन मुझसे 2 क्लास आगे पढ़ती थी, तो जब मेरी बहन बड़े स्कूल में गई, एक स्कूल का नाम था बड़ा स्कूल, वो आधा प्राइवेट था, सेमी गवर्नमेंट होते हैं ना, सेमी गवर्नमेंट, उस तरीके का स्कूल था, जिसका नाम था डीवी जनता। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। वो उस स्कूल को उसमें भी दिखाया गया था, नेशनल ज्योग्राफिक में, डीवी जनता। तो जब मैं 4th क्लास में था तो मेरी बहन 6th क्लास में थी। अब अपने इंग्लिश सीखने की कहानी आपको बयां करता हूँ। इंग्लिश सीखने की कहानी, आपको ये सब बातें कुछ सच्ची लगेंगी, कुछ लगेगा यार ऐसा सही में था, नहीं था, आपको नहीं यकीन आएगा, बट जो बातें हैं वही मैं बता रहा हूँ एक्चुअल। तो जब मेरी बहन, एक दिन बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो मेरी माँ ने कहा कि तू तो स्कूल से आ गया। हमारा तो सीधा था, बारिश आई तो छुट्टी, बहुत तेज धूप निकल रही है तो छुट्टी, बहुत तेज आंधी आ गई तो छुट्टी। मतलब बात बात पे छुट्टी थी, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है स्कूल में, तो छुट्टी बात बात पे थी। लंच में क्या करते थे, लंच कोई लेके नहीं जाते थे, अपने घर पे खाने आए, उसके बाद पेड़ पे चढ़ गए।
मतलब मैं तो अपनी अगर बात करूं तो मैं अपने स्कूल के 10% टाइम पेड़ पे ही रहा हूंगा। पेड़ बहुत नीचे नीचे थे, काफी बरगद के पेड़ थे स्कूल में, तो झट से पेड़ पे चढ़ जाते थे और राज होता था, ऐसे लगता था कि अब हमसे बड़ा आदमी तो कोई नहीं है। खुशियों की इतनी वजह होती थी, ऐसा लगता था पता नहीं क्या मिल गया पेड़ पे चढ़ के। ठीक है, तो डीबी जनता में मेरी बहन पढ़ती थी। माँ ने कहा कि एक दिन बारिश है, तू छाता लेके चला जा। तो मैं 4th क्लास में बड़ा क्यूट था, अब नहीं हूं बट उस टाइम था। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, अभी आपके सामने फोटो आएंगी। 4th की तो नहीं है बट उसके बाद की फोटो दिखाऊंगा। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई तू उसको स्कूल से ले आ। तो जब मैं उसे लेने पहुंचा तो वो ट्यूशन पढ़ रही थी, अपने ट्यूशन पढ़ती थी इंग्लिश का, क्योंकि आप समझ सकते हैं वो भी बेचारी 5th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ी है और 6th में सीधे इंग्लिश में गई, तो उसको एबीसीडी वगैरह सिखाई जा रही थी। ट्यूशन पढ़ती थी तो एबीसीडी। तो जो मास्टर था ना इंग्लिश का, उसको मैं बहुत प्यारा लगा, बड़ा प्यारा बच्चा लगा। तो उसने मुझसे कहा कि बेटा तुम क्या करोगे, 2 साल बाद सीखोगे, तो इससे अच्छा है तुम अभी से सीख लो, तुम भी कल से अपनी बहन के साथ ट्यूशन आ जाया करो। मुझे ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, आप सोच नहीं सकते। मैंने कहा मैं 4th क्लास का हूँ और मैंने कहा मैं 6th क्लास की चीजें सीखूंगा तो मुझे स्कूल में इंप्रेशन होगा, ये होगा वो होगा। जबकि लड़कियां नहीं थी बट फिर भी इंप्रेशन की चिंता उस टाइम पे भी थी। मैं अपनी बहन के साथ जाने लगा और मेरी इंग्लिश उनसे भी अच्छी हो गई जो बच्चे 6th क्लास में पढ़ते थे। इंग्लिश से मेरा मतलब है मुझे एबीसीडी आ गई, मुझे छोटे छोटे वर्ड्स पता चल गए, इसके मायने क्या होते हैं, ये सब मुझे होने लगा। तो मास्टर ने खुद कहा कि तुम ना 6th क्लास का पेपर भी दे दो। तो सोचो मैं 4th क्लास में था और मैंने अपनी बहन का 6th क्लास का पेपर दिया और मुझे 90 में 44 नंबर मिले, 44। जबकि उसकी क्लास में कई बच्चे ऐसे भी थे जो फेल हो गए थे। मुझे बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिले बट फिर भी 90 में मुझे 44 नंबर मिले उस टाइम पे। तो ऐसे ये कहानी शुरू हुई कि मैं 4th क्लास से ही फिर इंग्लिश सीखने लगा, मुझे इंग्लिश समझ में आने लगी, मजा आने लगा। बाद में वो टीचर बड़े चिढ़ने भी लगे थे, अभी वो टीचर उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सालनी की कहानी भी आएगी अभी। साल आज इस क्लास में 10th तक की पूरी स्टोरी बताऊंगा, सालनी की कहानी। कैसे घर था, किस घर में रह के मैं पढ़ा हूं वो आपको दिखाता हूं, वो बयां करता हूं कुछ फोटो से, पूरी हर एक चीज दिखाता हूं, फिर कहानी पे वापस लौटेंगे। बहुत इमोशनल चीजें हैं, आप अपने आप से जोड़ पाओगे इन सारी चीजों को और देख पाओगे कि कुछ भी, जैसे हम बहुत शर्माते हैं, हमें लगता है यार हमारा घर ऐसा है, हमारी लाइफ ऐसी है, ये है वो है। आज आप मेरे घर पे आके देखिए, मेरे माँ बाप को देखिए, मैंने उनके जीवन स्तर को किस हद तक बदल दिया। आज आप मेरी मम्मी से बात करें, आपको लगेगा कितनी पढ़ी लिखी है, और लगेगा कितनी ये तो बहुत 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 बड़ी इंसान है, इस तरीके से लगेगा। बदलना कोई बड़ी बात नहीं होती। डॉक्टर साहब की कहानी आएगी, 3 कहानियां आपको पता है। ये घर की एक फोटो है जहां पे ये मेरी माँ खड़ी हुई है, होली वाला दिन है, ये सिलेंडर रखा हुआ है, ये चूल्हा है जिसपे रोटी बनती थी। हमारे घर में सिलेंडर और गैस पहली बार 1993 में आई, यानी कि मेरे जन्म के भी 4 साल बाद। उससे पहले सिर्फ चूल्हे पे काम होता था। गैस आज जरूर जाती है, जैसे आपने देखा होगा घर में कोई अगर नई बाइक ले ले तो वो यूज पुराना स्कूटर ही करता है। तो इसी तरीके से हमारे घर में भी था कि गैस तो आ गई थी बट यूज नहीं होती थी, कि खर्च हो जाएगी, चूल्हा ही यूज होता था। तो क्या होता था कि चाय भी सुबह ही बन के रख जाती थी चूल्हे के ऊपर और वो उबलती रहती थी, उबलती रहती थी। तो हमें पूरे दिन चाय, सोचिए हमें इतनी समझ नहीं थी, या हमारी माँ को या हमारे घर में किसी को इतनी समझ नहीं थी कि चाय नुकसान करती है, चाय पीना अच्छी बात नहीं है, ये ब्रेड खाना अच्छी बात नहीं है। हमने अपने बचपन से 1 से लेकर के 12-13 साल तक सिर्फ चाय, ब्रेड, पापे, टोस्ट यही सब खाया है। कुछ भी ऐसा पौष्टिक नाश्ता नहीं किया है। आज मैं आप लोगों को इसलिए समझाता हूँ कि मुझे तो ये बात ही पता सन 2014 में चली है कि क्या चीजें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। जब डॉक्टर लोगों से मैं मिला तो मुझे पता चला, उससे पहले मुझे नहीं पता थी। हमें लगता था छोले भटूरे 20 के मिल रहे हैं तो चलो ये खा लेते हैं। इस तरीके से हमने अपना जीवन बिताया, पता ही नहीं है। सोचो जब आप गांव में रहते हैं आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे हो, कुछ आपको नहीं पता होता। सुबह जगोगे तो चाय, सर में दर्द हो रहा है तो चाय, कोई रिश्तेदार आ गया तो चाय, रिश्तेदार जाने लगा चलो एक एक चाय और हो जाए, उस तरीके की चीजें होती हैं। कुछ फोटो से और भी बयां करता हूं चीजें। इसके बाद ये कुछ एक फोटो, जो मैं एक कमरा जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये कमरा है। यहाँ पे मेरा छोटा भाई बैठ के रो रहा है, ये मैं यहाँ हंस रहा हूँ। आप मेरी फोटो हमेशा जितनी भी देखेंगे सब हंसते हुए देखेंगे। मैंने जीवन में कभी स्ट्रेस लिया ही नहीं, ऐसा मुझे अपनी फोटो देख के आज भी लगता है कि मैं उस टाइम भी बिंदास रहता था। ये हमारी लैंप है जिसपे हम पढ़ा करते थे, जिसपे बैठ के, यही एक कमरा था। ये दहेज में मिला हुआ बेड है। ये बेड की स्थिति आप देखते जाएंगे जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊंगा। ये बेड शायद 2004 में बदला गया है। तो जब आप देखते जाएंगे इसकी टूटी हुई स्थिति भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे बैठ के मैंने पढ़ाई की, कहाँ बैठ के मैं पढ़ता था।
इस फोटो में देखेंगे ये मैं हूँ, देखिए यहाँ भी मैं हंसता हुआ हूँ। मतलब मेरा एटीट्यूड अपना अलग था। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि आपकी सोच आपको आगे ले जाती है। आपको अपने आप को राजा शुरू से समझना है। इस कमरे के अंदर भी, जहाँ खाट के अंदर भी छेद है, मैं अपने आप को यहाँ भी राजा समझ रहा हूँ। जहाँ हीटर रखा हुआ है, गाँव में बिजली फ्री होती है तो हीटर पे काम करते हैं, तो ये हीटर रखा हुआ है। मैं कुछ भी करता था उल्टे सीधे काम, जैसे आज भी करता हूँ। बेड पे स्टूल रख लेना, इस तरीके की चीजें करना। ये वही रूम है, वापस से आप देख ही पा रहे हैं। इसको हम अंगीठी बोलते थे, अंगीठी होती थी ये। पता नहीं कौन फोटो खींच रहा था उस समय, ये तो नहीं पता है। जैसे कभी जन्मदिन होता था, कुछ था, तो उस टाइम हमारी फोटो खींचा करती थी। ये मेरा पूरा परिवार, जहाँ से मैं, ये अभी मेरी बहुत छोटे की फोटो है, जब मैं 1 ही साल का था लगभग। ये मेरे पिताजी हैं, पिताजी काफी लंबे थे, बॉडी बहुत अच्छी थी। मेरी माँ हमेशा टेंशन सी में रही, परेशान रही। ये मेरी बहन है। उस वक्त मेरे भाई का आगमन नहीं हुआ है। ये भी उसी रूम की फोटो है। सारी उसी रूम की फोटो ही आपको एक जैसी मिलेंगी। जहाँ से मेरी मम्मी का सफर शुरू हुआ था, मेरे नाना नानी, जहाँ से, ये उनका घर है। आप देख सकते हैं इसकी स्थिति भी क्या थी, जबकि इनकी स्थिति ठीक थी, बट ये इनको, यहाँ से मेरी माँ का सफर शुरू हुआ था। ये मेरी माँ का घर है। और उसके बाद इतनी कम एज में शादी हो गई थी, जब मेरी माँ पे एक ही बच्चा था। इस तरीके के घर में जब वो रहा करती थी, बहुत छोटी थी, 17-18 साल में शादी हो गई थी। ये जहाँ पे हम लोग रहते थे, खेलते थे, पढ़ते थे, जाड़ों में बैठ के पढ़ते थे इन खाटों पे। खाटी हुआ करती थी उस टाइम। खाट को क्या है, कहीं से भी उठा के डाल दो, ये वो चूल्हा हुआ करता था। ये आप देख रहे हैं, ये काला काला आपको दिख रहा है, इसे आप दीवाल बोलते हैं। ये दीवाल होता है। ये उससे भी पहले की कहानी है, दीवाल। जहाँ पे एक लैंप घर में पढ़ने के लिए तो है, जहाँ पे डिबिया जल रही है, वो डिबिया आप कह सकते हो उसको, या हम उसको क्या कहते थे, कुछ बोतल कहते थे, मिट्टी का तेल उसमें भरा जाता था, एक बत्ती निकल जाती थी, वो यहाँ रखी रहती थी रोशनी के लिए। इसमें गेहूं आपके भरे रखे रहते थे। इस तरीके से होता था। ये पूरा गांव में तुलसी रखी हुई है, इतना बड़ा आंगन, दीवारें ऐसी। सोचो आप ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को पढ़ाई के लिए ढालना। आज हम देखते हैं कि हमारा रूम जरा सा गंदा पड़ा हो तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। आप लोग, हम ऐसे, हमारी मेंटेलिटी हो गई है कि दिमाग जितना साफ स्वच्छ रहेगा, लेकिन ऐसे माहौल में भी बैठ के पढ़ना, कभी वहां कुत्ता आके बैठ गया, कुछ भी हो गया, वहीं चप्पलें पड़ी हुई हैं, वहीं कपड़े धुल रहे हैं, बहुत कम जगह थी। मतलब गांव में घर होने के बाद भी कम जगह, बहुत कंजेस्टेड, जैसे कि दिल्ली के छोटे छोटे से फ्लैट, और वहां पे बैठ के पढ़ना। ये आप देखेंगे कि ऐसे गोबर वगैरह पड़ा हुआ है, ये इस तरीके से जाल, ये ऊपर चढ़ने के लिए नसैनी। हमने बचपन से इस तरीके के काम करे हैं कि सीढ़ियां नहीं थी घर में, जहां थी वो नसैनी थी। इस नसैनी पे चढ़ के ऊपर चढ़ना। नसैनी समझते हैं, जो बांसों की बनी रहती है। तो स्ट्रांग बनने की आदत तो बचपन से ही थी, शुरू से ही थी। तो यहाँ से ये जिंदगी शुरू हुई। ये मेरे 1 साल का फोटो है। ये 1 साल का जब मैं था तब की फोटो है। चाकू लेके केक काट रहा हूँ, और देखिए उस वक्त भी जो ध्यान है मोदी जी की तरह, लगभग कैमरे पे ही है। मतलब ये आदत तो बचपन से ही थी कि कैमरे को फोकस करना है, कैमरे को देखना है। सोचिए 1 साल का बच्चा है, लेकिन फोकस कहाँ कर रहा है, कैमरे पे कर रहा है। मैं अपने आप को यहाँ तक पहुंचने का सिर्फ एक ही चीज को देता हूँ कि सोच। उस टाइम भी जब मैंने होश संभाला, या मैं 2 या 3 साल का हुआ, तो उस टाइम मुझे ये बात समझ आ गई थी कि भाई बड़ी सोच रखनी है और कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। उस टाइम ही ये मैं समझ चुका था। मेरे लेटने का अंदाज, मेरे खड़े होने का अंदाज, मेरा लोगों से बात करने का अंदाज, सब कुछ मैं ये सोचता था कुछ अलग सा रखूं, कुछ अलग सा रखूं। तो जो बच्चे आज आप देखते हो कि घर में कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो लोग उनको चिढ़ाने लगते हैं। अरे हाँ, ये बहुत अलग करेगा। जैसे गाँव की भाषा आप बोल रहे हो, लेकिन आपने कहीं देखा कि शहर में लोग ऐसे बोलते हैं, आप हल्का सा सीख गए, बोलने लगे तो गाँव वाले आपको जीना दुश्वार कर देंगे। बट मैं ऐसा नहीं मानता था। कोई करता भी होगा, मुझे याद नहीं है। मैं अपने हिसाब से चलता था। मैं कुछ भी नई चीजें सीखता था तो उनको इम्प्लीमेंट करता था। अच्छे तरीके से बात करना लोगों से। ठीक है, तो अब यहाँ से कहानी शुरू हुई। हम प्राइमरी स्कूल में आ गए। 4th क्लास में ही मैं 6th क्लास के पेपर देने लगा। फिर पहले इंग्लिश के देने लगा, और फिर मैथ्स। लेकिन मेरा इंटरेस्ट, मैं आपको बता देता हूँ, शुरुआत से ही इंग्लिश में था। क्योंकि जो चीज आप पहले पढ़ते हो वो आपकी इंग्लिश में ही होती है। जो भी चीजें आप पहले पढ़ते हो वो इंग्लिश की भी। जब मैं आपको बता दूं, अभी आगे की कहानी जब आप सुनोगे अगले 1 घंटे में, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पढ़ाना भी सबसे पहले इंग्लिश शुरू किया था। मेरी इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता था ज्यादा कमांड है। कई बार हम गलत फहमियों के सिलसिले पाल लेते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट जो पढ़ाने का था वो इंग्लिश में ज्यादा था। क्योंकि गणित की मैंने ट्यूशन कम पढ़ी है, तो मुझे को पढ़ाने का तरीका उतना गणित का अच्छा नहीं आता था, जितना मुझे इंग्लिश का आता था कि इंग्लिश कैसे पढ़ें। इंग्लिश का ट्यूशन हमारे यहाँ कंपलसरी होता है, आप गणित का पढ़ें या ना पढ़ें, इंग्लिश।
लेकिन जब मैंने जिन 2 बच्चों को पढ़ाया था और उनके मुश्किल से 33 नंबर आए थे, एक के और एक फेल हो गया था, तब मुझे कहीं न कहीं लगा कि इंग्लिश आना मेरी गलतफ़हमी है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है उतनी। तब जाके मैंने मैथ्स शुरू किया और ये बात है सन 2009 की। मतलब 2009 तक मुझे यही लगता था कि मैं इंग्लिश बहुत बेहतर पढ़ाता हूँ या मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। शुरुआत से ही पढ़ी थी। उसके बाद 6 5th क्लास तक, अब 1 साल की कहानी आपको आगे बताऊँगा कि 5th क्लास तक ये हो गया। 5th क्लास के बाद अचानक क्या होता है, क्योंकि हमारे पिताजी का जो काम था वो कंस्ट्रक्शन का काम था। एक तो होती है जॉब है कि फिक्स सैलरी आ रही है, आप में से बहुत से लोग होंगे बच्चे और अच्छा पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब आपके पिताजी बिज़नेस करते हैं तो 1 साल बहुत अच्छा गुज़रता है, आप में से बहुत लोग होंगे, और 1 साल बहुत ज़्यादा खराब गुज़र जाता है। या किसी के पिताजी अगर क्लर्क भी हैं तो उनका कोई साल खराब नहीं गुज़रता, नॉर्मली गुज़रते हैं उनके सारे साल। बट बिज़नेसमैन वालों का क्या होता है, ठेकेदार हैं या कुछ है, कि 1 साल बहुत अच्छा गुज़र जाएगा और एक इतना बुरा गुज़र जाएगा कि सोचिए चाय-पानी भी नहीं है। तो वही हमारे साथ भी था। तो 5th क्लास के बाद जैसे ही कंप्लीट किया, पिताजी का थोड़ा-सा हिसाब-किताब ठीक हुआ तो उन्होंने कहा अब मैं 5th क्लास तक, हमारे नंबर भी अच्छे आए। सोचिए प्राइमरी स्कूल में जहाँ नंबर्स कोई मायने नहीं है, फिर भी नंबर्स के लिए लड़ना, पढ़ने के लिए लड़ना, वो चीज़ मेरे अंदर उस वक़्त भी थी। उस वक़्त भी ये चीज़ मेरे अंदर थी। तो 5th क्लास के बाद पिताजी ने हमें क्या किया, सीधे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। सोचिए आप कितनी मुश्किल होगी कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो घर से 12-15 किलोमीटर दूर है, रोज एक बस लेने आती है और छोड़ने आती है। अब हमने उस वक़्त हिम्मत तो कर ली कि भाई ठीक है बस आ रही है, जा रही है, लेकिन रात को जब सब सो जाएँ तो हम 1-1 घंटे मम्मी की कमर के पीछे भाई साहब चुप-चुप के रोया करें। और रोने की वजह क्या थी कि हमने एडमिशन ले लिया था, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था। कुछ भी हमें समझ में ही नहीं आता था। आप सोचिए कि जब आप अ, एक प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं और उस स्कूल के बच्चे, भाई जो भी बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, जैसे स्कूल होते हैं, उस स्कूल का नाम रजनी पब्लिक स्कूल था। उस स्कूल में सब बच्चे ठीक तरीके से आते थे। सबके पास पानी की बॉटल्स थी अच्छी, सबके पास अच्छे टिफ़िन्स थे। हमारे पास तो वही था जो मज़दूर जो एक टिफ़िन लेके जाया करते हैं 3-3 खाने का। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत इन्फिनिटी फ़ील होती थी और मैं बहुत स्ट्रेस में रहता था। एक तो पढ़ाई में कुछ भी समझ में ना आना, ऊपर से बच्चे इस तरीके से कर देते हैं गाँव वाले बच्चों को, अरे ये अलग है बिल्कुल। तो वो मेरा 1 साल बचपन का सबसे खराब बीता, जहाँ मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था। मैंने मुश्किल से ले दे के पास किया। जब माहौल बनने लगा, थोड़ा-सा समझ में आने लगी चीज़ें, उसी बात फिर क्या हुआ, 1 साल पढ़ने के बाद स्थिति थोड़ी-सी डावाडोल हुई और हमें उस स्कूल से निकलना पड़ा। पैसे नहीं थे, बहुत महँगा स्कूल था, 1000-1200 रुपए उसकी फीस थी। कहाँ हमारी जो फीस थी 1 से 5 क्लास तक 25 पैसे होती थी। ऊपर से हर 3 महीने में, हर 3 मंथ में हमें गेहूँ मिलता था। मैंने अभी बताया था कि उस टाइम मिड डे मील नहीं होता था, गेहूँ होता था। तो हमें गेहूँ मिलता था, ठीक है? बट उस टाइम भी ऐसा नहीं होता था कि गेहूँ मिला, बच्चे क्या करते थे, सीधे बेचने निकल जाते थे दुकान पे। मुझे गेहूँ लेने में भी शर्म लगती थी और बेचने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन लेने पड़ते थे क्योंकि मजबूरियाँ थी कि गेहूँ ले लो, चलो कुछ काम आ जाएँगे। सरकार गेहूँ बेचती थी उस टाइम। तो 1 साल कैसे भी निकला, अब और ज़्यादा कठिन स्थिति हो गई कि स्थिति पिताजी की खराब हुई, इधर हमारी भी खराब हुई और वापस हम गाँव के स्कूल में आ गए जिसमें हमारी बहन पढ़ रही थी 7th क्लास से। सोचिए, वापस हम उसी स्कूल में आ गए गाँव के जिसमें हमारी बहन पढ़ रही थी, और गाँव में स्कूल में आना, शहर से कई सारी बेइज्जतियाँ होती हैं, वो हमने सब फ़ील की। बट ये था कि हम थोड़ा-सा, लोग हमें वहाँ पे अंधों में काना राजा वाली बात हो गई थी, थोड़ा सम्मान देने लगे थे कि अरे भाई ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया है, भले ही हम 1 साल पढ़ के आए थे। ये जो 7 और 8 हमारे थे गाँव के ही स्कूल में खत्म हुए, 7 और 8 दोनों ही। अपना पहले 4 पीरियड करना, बीच में घर खाना खाने के लिए आना। पहली बार, अब कई लोग पूछते हैं कि पहली बार आपको प्यार का एहसास कब हुआ? तो प्यार नहीं होता, उसे क्रश बोलते हैं, क्रश बोलते हैं। तो जब आप लगातार 1 से 6 क्लास तक, 5th तक तो आप लड़कों के स्कूल में पढ़े, 1 से 5th तक आप लड़कों के स्कूल में पढ़े। उसके बाद 6th में आप लड़कियों के स्कूल में तो पढ़े, बट आपके इतने अंदर इतनी हिम्मत या गट्स नहीं कि आप जाके किसी से बात कर लें। लेकिन यहाँ पर भी हमारे दोस्त कह देते थे कि जाओ उसको ये लेटर दे के आओ, उसको ये करो। उस टाइम भी बच्चे इतने हाई-फाई थे। 6th क्लास में भी स्कूलों में ये सब चलता था उस टाइम, पता नहीं अभी भी चलता होगा, कि लड़के इस तरीके की चीज़ें करते थे, एक-दूसरे को लेटर लिखवा के भिजवाना, और हमें इस काम के लिए लगा दिया जाता था क्योंकि हम क्लास के सबसे लल्लू आदमी थे। हमारा यही काम ही था कि आज इस लड़के ने लेटर दिया, जल जाके उसको दिया, ये हमारा काम होता था और कुछ भी नहीं, ठीक है। 6th क्लास में, और हमें ना थोड़ा-सा इस तरीके से लोगों को
दिखाने की कि नहीं 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 मैं सबका खर्च करूंगा, ये हमें शुरू से आदत थी। 6 क्लास में ही हमने आइसक्रीम वाले से ऐसे संबंध बना लिए कि वो हमें आइसक्रीम उधार देने लगा, उधार देने लगा। सोचो 6 क्लास के बच्चे को आइसक्रीम उधार देने लगा, और हम उस बेसिस पे अब लड़के कुछ हमारे चाटने लगे, हम औरों को भी उधार दिलाने लगे। हमें ये नहीं समझ आया कि ये उधार हम चुकाएंगे कहां से 6 क्लास में। भैया एक दिन उस आइसक्रीम वाले ने बोला कि अगर कल पैसे नहीं आए तो मैं बांध के डाल दूंगा तुम्हें। हमारी मम्मी का एक छोटा सा काला पर्स था, हमने वहां से 20 रुपए किसी तरीके से मैनेज करके चुराए और उसको 20 रुपए दिए। टोटल 60 रुपए उसका बिल था। मैंने कहा भैया अभी तू 20 ले ले और हम आगे देंगे। आज तक उसके 40 रुपए नहीं दिए, वो पता नहीं कहाँ है, क्योंकि हमारा 1-2 दिन ही उस स्कूल में बचा था, उसके बाद तो हम स्कूल से निकल ही गए थे। इस स्कूल की एक और कहानी बहुत इमोशनल जो मुझे याद आती है वो और बताता हूँ, कि जैसे इन स्कूलों में क्या होता है, 14 नवंबर सेलिब्रेट होता है। हमने एडमिशन जुलाई में लिया, पिताजी भी हमारे ऐसे थे, इंस्टेंट डिसीजन ले लिया, सीधे जुलाई में एडमिशन बच्चे का करा दिया। और 14 नवंबर तक स्थिति यह आ गई कि जब बाल दिवस मनाया जा रहा था स्कूल में, बाल दिवस, तो वहां पे स्टॉल लगते थे, स्टॉल, रसगुल्ला मिल रहा है, खाने की चीजें मिल रही हैं, टिक्की मिल रही है, वो स्कूल का एक कमाने का जरिया होता है प्राइवेट स्कूल का। अब वहां हर बच्चे को रोज 1 या 2 रुपए मिलता था। हमें कभी कभी मिलता था बट हम खर्च नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता था 2-2 रुपए करके कल को 10 की कॉपी आ जाएगी। कभी हमने खर्च नहीं किया, जो टिफिन लेके गए बस वही हमने खर्च किया और वही खाया। तो जब 14 नवंबर आया, हमने पिताजी से कहा कि कल भाई ऐसा ऐसा होगा स्कूल में और कुछ पैसे हमें दे दो खाने पीने के लिए, सब बच्चे लेके आएंगे। बच्चों ने कहा, पूछा, एक दिन पहले डिस्कस भी करते हैं, तू कितने लाएगा, मैं कितने लाऊंगा। अब पिताजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने शाम को उनको कहा और उन्होंने कहा कि मैं सुबह तुम्हें दे दूंगा पैसे। भाई मैं आज भी ये बात सोचते हुए आंखें भर आती हैं कि पिताजी एक सामने वाले घर में जाते हैं और वो जो दादी एक घर में रहती थी सामने, उनसे 50 रुपए उधार लेके आते हैं। स्थिति आप देखिए, ये बात आपको लग रहा होगा कि ये मजाक है, एकदम सच बात है। और ये बात मुझे जब पता चली, उन्होंने 50 रुपए दिए, मैंने ले लिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा नहीं। और मैं और मेरा भाई छोटा था, उसको उतनी समझ नहीं थी, वो 3rd क्लास में पढ़ता था, मैं 6th में पढ़ता था, वो 4th में पढ़ता था। उसने खाने के लिए भी मांगा, मैंने उसको भी कन्विंस किया कि भाई कोई बात नहीं, नहीं खाते हैं कुछ भी, अच्छा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। उसको भी कन्विंस किया। रात को हम आए पूरे दिन भूखा रहने के बाद, और हमने आके वो पिताजी को अपने 50 रुपए वापस कर दिए कि पिताजी कुछ भी ठीक नहीं है उसमें। तो वैसे वैसे वक्त भी आपके जीवन में आते हैं, और आज आप या हम या बहुत सारे लोग, हम पिताजी को ये कह देते हैं कि क्या किया है पिताजी ने, नहीं किया है। आप सोच नहीं सकते जो बाप एक अपने बच्चे के लिए करता है, हम और आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते कि वो किस तरीके से अपनी इच्छाओं को मार के या अपने सुखों को मार के हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितने लोगों के आगे हाथ फैलाता है, कोशिश करता है। ये हम और आपको आइडिया नहीं लगता। हम और आप आज 22-23 साल के हो गए, हमें तो जवाब देने आ गए, हमें ये आ गया कि हम ये उनकी कमियां गिना सकें कि उन्होंने किया क्या है। वो शायद आप नहीं समझते कि एक ड्रेस बनवाने के लिए भी पिता कितने लोगों से उधार करके, अरेंज करके, और उन चीजों को घर तक नहीं लाने देता। कभी वो बताता नहीं बच्चों को आके कि मैं किस तरीके से आपके लिए अरेंजमेंट कर रहा हूं। ये हम नहीं समझ पाते। और लेकिन वही हम जब 22-23 साल के हो जाते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, और वही पिता जब हमें कहता है कि खर्चे नहीं है या खर्चे के लिए पैसे नहीं है, तो हमें बुरा लगने लगता है। जबकि वो स्थिति वो है जब हमें अपने घर को संभाल लेना चाहिए। यही सब बातें हैं जो हमें सोच के और आगे बढ़ना चाहिए। हमें और किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन की लाइफ में जरूरत नहीं है, कि जो पिता ने मुश्किल वक्त सह के हमें यहाँ तक लेके आया है, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको बिठा दूं। आज मेरे पिताजी चाहते हैं कुछ काम करें, कुछ बिजनेस करें, मैं कहता हूँ नहीं, किस लिए, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें बस अब ये जिंदगी को भोगना है, जीना है एक राजा की तरह। तो दुख को पीना सीखना है, आंसुओं को पीना सीखना है। मैंने पिया ना, भी आने नहीं दिया बाहर, अंदर ही अंदर पी लिया। यही चीजें मैं अभी आपको भी सिखाऊंगा। आज 3 क्लासेस हैं, सारी बातें बताऊंगा। तो ये सब चीजें आती हैं। फिर उसके बाद हम 6th-7th क्लास में आ गए। 8th क्लास में पहली बार हमारे भी घर वालों को आभास हुआ कि मैं कुछ पढ़ सकता हूँ। मुझे मैथ्स में 200 में 200 नंबर आए। मैं आपको अपना लक भी बताता हूँ कि मेरा लक जो है वो 1 से 12 क्लास तक बिल्कुल काम नहीं किया। या तो मुझे स्ट्रेटेजी आती नहीं थी, या ऐसा अगर लक जैसी कोई चीज होती है, लेकिन मुझे लगता है होती तो है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि लक जैसी चीज होती है? क्योंकि उस वक्त मेरे एफर्ट बहुत होते थे और रिजल्ट कम रहता था।
उसके बाद 12th के बाद मेरे एफर्ट कम होते थे, रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहता था। या तो लक होता है या नहीं होता, तो फिर स्ट्रेटेजी का अंतर है। मैं वाकई में बता रहा हूं कि मैं 1 से 12 तक बहुत मेहनती रहा, बट मैं जितना मेहनती था मुझे कभी उतने नंबर नहीं मिले। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश दिन रात पढ़ रहा हूं बट मेरे इंग्लिश में 72 नंबर आ रहे हैं 100 में, 10th क्लास में, कोई मतलब नहीं। गणित में 8th क्लास के बाद लगभग लगभग हर क्लास में मैंने 100% ही स्कोर किया। 8th क्लास के बाद गणित में लगभग लगभग, कभी किसी सेमेस्टर या ईयर को छोड़ दें, मैंने 100% ही स्कोर किया। मैं गणित पे बहुत ध्यान देने लगा। मुझे पढ़ाना नहीं आता था अलग बात है, बट मुझे गणित अच्छे से समझ में आने लगी। और ये 8th क्लास के बाद ऐसा क्यों हुआ ये भी बता देता हूँ। 8th क्लास में मुझे गणित के एक फैक्टर वाले चैप्टर में 3 नंबर आए 10 में से टेस्ट में। अब मैं घर जाके बता भी नहीं सकता था। मेरी बहन ने वो देख लिया टेस्ट कि तुझे फैक्टर नहीं आते। मैंने कहा हाँ, मुझे नहीं आते उतने अच्छे से फैक्टर करना। उसने मुझे फैक्टर सिखाए, और उसके बाद पता नहीं उस फैक्टर की बात से या कैसे कि मेरी बहन कर सकती है और गणित मुझे नहीं आ रहा है। मैंने इतना गणित पढ़ा है कि बाकी के सारे सब्जेक्ट्स पीछे रह गए। मैं कहता हूं ना कि मैं कॉपियां बनाने लगा उसके बाद। एक चीज को बार बार करना, बार बार करना, बार बार करना, बार बार करना। और हमारे घर में कोई एसी कूलर तो छोड़ दीजिए, पंखा भी सिर्फ एक रूम में था, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था। इतनी गर्मी चहकती थी आप सोच नहीं सकते। और उस गर्मी में पसीने में भी पढ़ना, ये नहीं कि बहाना बना देना कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पोर्शन बट गए थे। हमारे पास फर्स्ट फ्लोर थी, और हमारे जो बीच वाले ताऊजी थे, बड़े वाले नहीं बीच वाले, उनके पास नीचे वाला था, तो नीचे थोड़ी तरी रहती थी। एक और बात आपको बताता हूँ कि मैं उस घर में पला बड़ा हुआ हूँ, दिखा नहीं सकता आपको यहाँ पे, जहाँ पे ये जो वॉशरूम जो आज बनते हैं कि आपने पीछे से पानी चला दिया, वो नहीं था। वो नहीं था, आप समझ रहे हैं ना। उसको गांव में पखाना वर्ड बोलते हैं। जॉइंट फैमिली थी कि आप गए, आप पॉटी करके आ गए, तो वो पड़ी रहेगी वहीं। फिर कोई गया, फिर कोई पॉटी करके आ गया, वो पड़ी रहेगी वहीं। उसके बाद गांव का एक हिस्सा, एक कम्युनिटी आएगी, और उसके बाद वो उसको उठा के लेके जाएगी। उस वक्त भी मैं इस चीज के खिलाफ था। उस वक्त भी मुझे ये चीज गलत लगती थी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उस वक्त भी मुझे ये चीज गलत लगती थी। सोचो उस वक्त भी पता है मुझे क्या था, कि मुझे ये कॉन्सेप्ट भी गलत लगता था, और मुझे ये डाइजेस्ट भी नहीं होता था। मुझे ये इतनी घिन आती थी कि मैं सबसे पहले जगता था। मेरी माँ को ये सीधा कहा हुआ था कि सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। हकीकत है भाई, आप पूछ लेना गांव रामपुर में, और मैं 2 4 10 दोस्तों का नंबर दे देता हूँ, सब गांव में ही है, बता देंगे। उनको फिर रोटी दी जाती है, उनको दिन में रोटी मिलेगी, वो जो लोग लेके जाएंगे या करेंगे, और उनको हर 6 महीने के बाद कुछ गेहूं मिलेंगे। ऐसा ही था यूपी में पहले। सुन लो, प्रहलाद गेंडा स्वामी बता रहे हैं कि यूपी में ऐसा ही था पहले। उस माहौल में पढ़ के और ये सोचना कि नहीं मैं बहुत बड़ा करूंगा, मैं कुछ बहुत अच्छा करूंगा, आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल बात होती है। हम रिश्तेदारों के भी घर जाते थे, आपको एक फोटो दिखाता हूँ, रिश्तेदारों के भी घर जाते थे। आप इस एक्सप्रेशन से क्या समझ रहे हैं, जरा मुझे बताइएगा कि कितनी इज्जत हमें मिलती थी कि रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। तो गांव वाले जो रिश्तेदार होते हैं ना, गांव वाले, उनको कोई नहीं पूछता, कोई भी, बस वो चले जाते हैं और बैठे रहते हैं, ना उनसे कोई बात करने वाला होता है। उनको बल्कि लोग काम पे और लगा देते हैं, चलो घर में पोछा मार दो, ये कर दो। आप इस फोटो के एक्सप्रेशन से क्या समझ रहे हैं? एक फोटो मैं आपको अपनी दिखाता हूँ। हाँ, इस फोटो के एक्सप्रेशन से आप क्या समझ रहे हैं, जरा बताइएगा। ये मैं खड़ा हूं, ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिताजी हैं। ये सिखाया जा रहा है, देखिए पिताजी भी, कि हम अपनी बुआ के घर गए हुए हैं, और बुआ के घर वालों ने कम से कम, उसमें होते नहीं तो 30 मेंबर तो उस घर में होते, और उनमें से सब ने अपने अपने चप्पल जूते हमारी तरफ फेंक के मार दिए कि चलो बैठ के पॉलिश करो। और हम पॉलिश कर रहे हैं, तो हमारे पिताजी भी कितनी शान से बता रहे हैं कि तुम्हें पॉलिश नहीं आती, ऐसे करो। क्योंकि उन्हें भी पता है कि घर में थोड़ी सी बच्चों को इज्जत तभी मिलेगी, काम करेंगे। ये स्थितियां होती हैं जब आप गांव में होते हो, और लोग आपको इस नजर से देखते हैं कि सब लोग इस घर में, जिस घर में हम शादी के लिए गए थे भाई साहब, शादी के लिए सब रिश्तेदारों को मारुति कार से ले जाया जा रहा था, और हमें रिक्शे में बिठा के छोड़ दिया था कि जाओ पहुंचो मंडप। हम दूसरे मंडप पे पहुंच गए थे, सारे बच्चे बच्चे। वो तो भगवान का शुक्र है कि एक और रिश्तेदार उसी मंडप में गलती से उतर गया और हमें लेके गया अगले वाले में, नहीं तो शायद आज हम मिले भी ना होते और कहीं अनाथालय में होते। ऐसे ऐसे तो रिश्तेदार ट्रीट करते हैं। आप इसे गलत ना लें कि आप सोचें कि नहीं नहीं, रिश्तेदार बहुत अच्छे से बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपको कोई सम्मान क्यों देगा? मैं तो इसको गलत भी नहीं मानता। ठीक है, आपको कोई सम्मान क्यों देगा? दुनिया मतलब ये नहीं देंगे भाई, कोई नहीं देगा, क्यों देगा कोई?
किसी को क्या पड़ी है जो आपको सम्मान देगा? जब आप कुछ बनेंगे तो सम्मान देगा, क्योंकि इंसानियत बची कहाँ है इस दुनिया में? आज लोग इंसान को इंसान देख के थोड़ी सम्मान देते हैं। आज ये देख के देते हैं कि आपका पद क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पिताजी कितना कमा रहे हैं, आपका रुतबा कितना है, सम्मान आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। नहीं तो आप किसी घर जाओगे तो पानी भी सामने वाला ये कहता है, एक गिलास अपने लिए भी ले आओ, मेरे लिए भी ले आओ। और उतरते ही पूछता है, क्यों आए थे, कोई काम था ज़रूरी इधर? तो ये वो स्थिति होती है। अब कुछ बड़े की फ़ोटोज़ दिखाता हूँ और उनसे चीज़ों को रिलेट करना सिखाता हूँ आपको कि किस थे। और जब आप स्कूल में चले जाते हैं, देखो मैं कुछ फ़ोटो अच्छी भी यादें हैं, खूबसूरत भी यादें हैं, कभी अच्छे कपड़े आ गए तो, कभी चश्मा मिल गया तो यहाँ पढ़ने की एक्टिंग करते हुए फ़ोटो खिंचवाना, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है। देखो आप, क्या ये आपको नहीं लग रहा कि ये बच्चा अच्छा बच्चा है? देखो, एक अलग एटीट्यूड है इस बच्चे के अंदर। मैं ही हूँ, पढ़ते हुए फ़ोटो खिंचाना, ये दिखाना कि नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब पढ़ाई को मेरा शुरू से ही ये महत्व था। मुझे नहीं पता था कि ये पढ़ाई इतनी आगे ले जाएगी, बट हाँ, ये था कि पढ़ाई को महत्व था। ये मेरा छोटा भाई, आप देखते हैं कि गाँव में क्या स्थिति होती है कि छाती तक पैंट बाँधनी पड़ती है, वो भी कोई बुआ कपड़ा दे गई या कुछ उसमें से कपड़े सिलवा लिए। और मुझे समझ नहीं आता, जिस आदमी ने ये फ़ोटो खींची है, उसने खाली यहाँ दुपट्टा लटका के क्या कर लिया? यहाँ दुपट्टा लटका के उसने क्या कर लिया? ऊपर की स्थिति देखो, ये वो गुसलखाना है जहाँ पे हम नहाते थे, वो स्थिति देखो। से क्या कर लिया? दीवाल तो हर दीवार में मिलते हैं, हर दीवार में दीवाल मिलते हैं गाँव में। ये हमारी किचन जहाँ पे काम होता था, कभी पूड़ी बन रही हैं, घी का डब्बा लटका हुआ है, ये हीटर रखा हुआ है साइड में। तो दीवारें भी कितनी टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं, आप देख ही पा रहे हैं। क्या हालत दीवारों की होती है और कैसे एक-एक साथ माँ इतने बच्चों को भी हैंडल कर लेती है, 3-3 बच्चों को हैंडल कर पाना आसान बात नहीं होती, और घर का काम। मुझे अभी भी याद है कि जो मूड़ा होता है, पालने नहीं होते थे, हमें पालने के लिए पालने नहीं थे। माँ मूड़े में डाल जाती थी, मूड़े में, ताकि इधर-उधर ना गिरें, ताकि इधर-उधर ना गिरें। सोचिए, जब आप अपने इन माँ-बाप के, जिन्होंने ऐसा वक़्त जिया है, जब आप इनके सपने पूरा करते हो, तो इनका सर गर्व से कितना ऊँचा हो जाता है और आपके अंदर कितना बड़ा सैटिस्फैक्शन आ जाता है। जो आप कहते हो आज, जो मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर बहुत सैटिस्फैक्शन है, मैं लाइफ़ में बहुत सैटिस्फाई हूँ। मैंने जो चाहा, जो करना था, सब कुछ मैंने कर दिया। तो ये सैटिस्फैक्शन आ जाता है तो हमारे अंदर डर खत्म हो जाता है। किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता, दुनिया से जाने का डर नहीं रहता, किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता। जब आपके अंदर इतना सत्य स्थापित हो जाता है तो। जब तो मैं वही आपको भी समझाता हूँ कि अपने माँ-बाप के स्ट्रगल को याद कर लो, कैसे वो भर-भर के बोरा और कपड़े धुल-धुल के हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं, धुल-धुल के सुखाते रहते हैं, कितनी मुश्किलों से, सब कुछ हाथ से करना। आजकल तो फिर भी इतनी सारी चीज़ें आ गई, उस टाइम की जो हालात है। ये देखो, मेरे कुछ फ़ोटो बचपन के दिखाता हूँ कि अपने आप को तैयार होना, बेल्ट पैंट लगाना, गुब्बारे सेट करना, ये मेरे मैक्सिमम जो फ़ोटोज़ हैं, ये सब बर्थडे की ही हैं। पीछे देखिए कितने सारे बक्से रखे हैं, इन बक्सों में सामान रहता था, इनको उठा के एक ही रूम है तो एक रूम में आप कितना सामान रख लोगे। ये देखो, गुब्बारे गोद में रखना, यही सब खुशियाँ होती थी छोटी-छोटी। एक ही रूम के अंदर पूजा का भी आला है, एक ही रूम के अंदर सोने का है, पिताजी की खाट इधर पड़ी हुई है। ये हम तीनों बहन-भाई बैठे हुए हैं उसी बेड के ऊपर। बेड भी ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाने के लिए ईंट भी लगाई हुई है बेड के नीचे। यहाँ पे भी मैं किताब लेके हाथ में बैठा हूँ, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चाकी होती थी गाँव में पहले, चाकी, चाकी समझते हैं? जहाँ पे बेसन खुद पीसना होता था। गाँव में चाकी होती थी जहाँ बेसन खुद पीसना होता था, बेसन। मटर पीस के बेसन जिसका बनता है, कड़ी जिसको आप बोलते हैं, वो खुद पीसना पड़ता है। खाली गेहूँ बाहर से पिस के आता है, बाकी सब गेहूँ तो हम ही लोग लेके जाते थे। ये हमारी माँ हैं, बैठी हुई है बेचारी। तो अब इसके बाद फिर मैं अपनी कौन-सी कहानी पे था, फ़ोटो पे आ गया। मैं 8th क्लास तक मैंने अपना 7th 8th क्लास, अभी 12th तक खत्म करके जाऊँगा, 12th तक कहाँ पे पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो 7th 8th क्लास जो है, इसमें भी काफ़ी सारे किस्से आएँगे बहुत महत्वपूर्ण। 8th क्लास पे बात चल रही थी और बात सालनी पे नहीं थी, सालनी पे नहीं थी, झूठ नहीं, सालनी पे बिल्कुल भी नहीं थी।
8th क्लास में पहली बार ऐसा होता है कि हमारी क्लास में एक लड़की थी और उसको देख के बस हमें कुछ खास नहीं, थोड़ा अच्छा लगने लगा। ऐसा हमारे साथ पहली बार 8th क्लास में हुआ। यानी हमने 8th क्लास बहुत कम उम्र में कर ली थी। तो 8th क्लास में पहली बार हुआ। अब जब पहली बार हुआ तो क्या था कि जो ये थी और जो इनकी बहन थी वो हमारी बहन के साथ पढ़ती थी। तो हम इनके घर पहले से जाया करते थे, बहन को कोई काम है, बहन की कॉपी पास करके आनी है। तो पहले तो हम जाते थे और आ जाते थे। जब हमें पता चला इनकी छोटी बहन भी यही है जो हमारे क्लास 8th क्लास में पढ़ती, तो फिर हम एक-एक घंटा वक्त इनके घर पे बिताने लगे। काम से जाते थे और फिर आ जाते थे, बट कभी ऐसा कुछ नहीं, इनकी कॉपी ले लेना, इनकी हमारी कॉपी ये इनको ले लेना, बस इतना। उसके बाद 8th क्लास के बाद हमारा ये सफर खत्म हो जाता है, किसी भी बिना बातचीत के या किसी भी और चीज के। कुछ इससे लेना देना नहीं है इस बात का। इतनी समझ ही नहीं थी, इतनी इंग्लिश भी हमें नहीं आती थी, कोई मतलब नहीं था। गांव था, वैसे भी गांव के अंदर आपको मरना तो है नहीं, ये सब चीजें। उसके बाद हमें फिर वापस से, मुझे लगता है इन्हीं हरकतों को शायद घर वाले ज्यादा जल्दी नोटिस कर लेते हैं। जब आप गांव में होते हैं तो अगर आपने किसी दिन सही से बाल काट लिए कंघे से तो आप पिटोगे। आपने पैंट शर्ट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से दबा ली तो आप पिटोगे। आप नाई की दुकान पे बाल कटाने लगे, आप अगर कम बाल कटा के आए तो आप पिटोगे। ये छोटी-छोटी वजह पिटने की होती हैं। माँ-बाप पता नहीं गाँव में क्या होता है, बच्चे को ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि उनका लड़का हीरो कैसे लग रहा है। पता नहीं उनको क्या शक होता है, जबकि आज के माँ-बाप जो है ये सोचते हैं हमारा बच्चा एकदम स्मार्ट दिखे ये। लेकिन वो नहीं भाई साहब, बाल कटाने जाके जबरदस्ती और काट, इसके पीछे से काट दे। कई बार तो गुस्सा आती थी, ऐसे कह दो गर्दन उड़ा दे भाई तू, रोक क्यों रहा है। सालनी की कहानी पे भी पहुंच रहे हैं, अभी 1 मिनट लगेगी, सालनी पे भी पहुंच रहे हैं। इसके बाद वापस हमें 9th और 10th एक गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया गया, जिसका नाम था इंद्रजीत इंटर कॉलेज, बेलोन बुलंदशहर। ये बेलोन यानी कि 2 किलोमीटर हमारे गांव से दूर था। और पहली बार हमें साइकिल मिली। मैं आज भी ये अनुभव करता हूँ कि मुझे साइकिल मिलने का खुशी इतनी ज़्यादा थी कि जब मैंने अपने जीवन में मर्सिडीज और तमाम तरीके की महंगी-महंगी कारें ली, तो भी इतनी खुशी नहीं हुई। और ये साइकिल मैं पिछले 6 या 7 साल से पिताजी से माँग रहा था। आज आप देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को साइकिल मिल जाती है। हमारा टुक-टुक अभी पहली क्लास में 4 साइकिलें तो बदल चुका है। तो साइकिल पहली बार मुझे 8th क्लास कंप्लीट होने के बाद मिली, जब मेरे गणित में 200 नंबर आए। तब हमारे पिताजी ने कहीं से इंतज़ाम किया 1700 रुपए का और साइकिल मिली। मैंने उसकी पन्नी भी नहीं निकाली, थोड़ी टाइट चलती थी, बहुत दिनों तक, कई महीनों तक मैंने पन्नी नहीं निकाली। इतना एक सुखद अनुभव था। मैं अपनी साइकिल को सुबह साफ करता था और शाम को साफ करके सोता था। सुबह से शाम तक मैं अपनी साइकिल को साफ करके सोता था। ठीक है, तो ये स्थिति थी। तो हमारा स्कूल में इसमें एडमिशन हो गया, हम इस स्कूल में जाते थे। अपनी सिस्टर हमारी थी, वो भी बेलोन के अंदर ही एक कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, कन्या स्कूल में। उसको भी साइकिल से छोड़ते थे, बिठा के ले जाना और बिठा के छोड़ना, और अपने स्कूल भी जाते थे। 8th-9th ये हमारा लड़कों का स्कूल था प्रॉपर। मैं इस स्कूल की आपको कुछ ऐसी दर्दनाक कहानियाँ बताऊँ कि मेरी क्लास में कई लड़के, जैसे कि प्रमोद, ऐसे लड़के थे, प्रमोद हो गया, एक कलुआ हो गया, जो लंच में ये मूँगफली बेचता था, ये कलुआ लंच में चाट बेचता था, और एक और था हरी सिंह। हरी सिंह जैसे अमरूद वगैरह तोड़ लाए, फल बेचता था लंच में। मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूं जहां मेरे साथ के 3 लड़के लंच में फल, फ्रूट और चाट बेच रहे हैं, घर से मटरा बना के ला रहे हैं। सोचो वो सुबह ही कितनी जल्दी जगते होंगे, जो सुबह ही मटरा बना के लाते थे और उसके बाद अपने स्कूल को तैयार होके, यहाँ पे ड्रेस आ गई थी। अब तक हमारे स्कूल में जितना भी मैं 8th क्लास तक पढ़ा, कोई ड्रेस नहीं थी, बिना ड्रेस के पढ़े, जबकि ड्रेस होना स्कूल में जरूरी है, बच्चा उससे डिसिप्लिन सीखता है। बट ड्रेस हमारे 9th क्लास में आई, और जब 9th में आई और 8th हमने कंप्लीट करा, तो हमारे पिताजी ने हमें बर्थडे पे क्या हुआ, हमेशा नई ड्रेस दी, चाहे सस्ती दी या चाहे बुरी, बट बर्थडे पे उन्होंने 9th क्लास में हमें स्कूल ड्रेस सिलवाई। वो दिखाता हूँ, 9th क्लास की फोटो दिखाता हूँ कौन सी थी। मैं 8th क्लास में कब था आपको बता देता हूँ। 8th क्लास में मैं 2002 में था। 2002 में मैं 8th क्लास में था। 9 में 10 में मैंने 4 में 12th किया है, 4 में। ठीक है, तो अब ये हरी सिंह का तो डेथ हो गई, इनकी भी कहानी थोड़ी बता देता हूँ। हरी सिंह जा चुके हैं, दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, कलुआ का पता नहीं क्या कर रहा है। प्रमोद आईईएस सर्विसेज इसने क्वालिफाई की, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, और अभी बहुत अच्छी पोस्ट पे है, रेलवे में है ये बंदा, रेलवे में ये बंदा है। ठीक है, प्रमोद।
तो ये वो बंदे थे। और कुछ ऐसे बंदे थे जो भले ही फल या चाट नहीं बेचते थे, बट गरीब थे, जैसे कि राजकुमार एक लड़का हमारी क्लास में था, मैं अभी भी बताता हूँ। इस वक्त एक बहुत बड़ा संत है, महात्मा है, और एएमयू से इसने बीटेक किया। एएमयू से बीटेक करने के बाद काफी अच्छे पैकेज पे, लगभग 30-40 लाख के पैकेज को छोड़ के ये इसने इस्कॉन टेम्पल और ये सब किया है, संत हो गया ये। एक जिनसे हमारा कंपटीशन लड़ता था जब 9th क्लास का, देखिए मैं 8th से 9th तक गया। थोड़ी सी यहाँ पे कुछ कटु सत्य बताता हूँ जीवन के। जब मैं 8th क्लास में था तो क्या हुआ, 8th क्लास में जब मैं था तो मैंने आपको बताया कि 1 से 8 तक मैंने कितनी मेहनत की, बट मैं फर्स्ट नहीं आया। दुख इसी बात का होता था, जो लड़के कम मेहनत करते थे वो भी फर्स्ट आ जाते थे। और वजह बताए कितनी सी थी, वजह बस इतनी थी कि मेरा मास्टर नंबर काटता था। अब नंबर क्यों काटता था ये बात मुझे अब समझ में आती है, तब नहीं आती थी, क्योंकि मैं बहुत ऊटपटांग सवाल पूछता था। मैं मास्टरों से बहुत ऊटपटांग सवाल पूछता था। जैसे कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो मेरी हमेशा से आदत थी कि मैं पहले से पढ़ के जाता था, तो उल्टे सीधे सवाल पूछना। इस वजह से मेरे हमेशा नंबर कटे। तो 8th क्लास का जो टॉपर था वो भूप सिंह था, और ये भूप सिंह मेरे साथ कब से था, 5th क्लास का भी टॉपर भूप सिंह था। मान जब मैं प्राइमरी से निकला तो भी ये था। मैं 2 साल, 1 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाया, ये हिंदी मीडियम में रहा, फिर भी ये टॉपर था। और ये इतना गरीब था कि इसको सब सपोर्ट करते थे, ये हमसे भी ज्यादा गरीब था। अभी तो ये पागल हो गया और गांव में ही है, मतलब साइको हो गया। ये इतना ज्यादा पढ़ा कि बिल्कुल पागल हो गया। मतलब अब ये कुछ नहीं कर रहा है और बिल्कुल पागल हो चुका है, मेंटली मतलब डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है। तो अब इसने टॉप किया। अब क्या हुआ, जब इसने टॉप किया तो समझ सकते हो आप कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी आप टॉप नहीं हो रहे। आप टीचर को जाके कह रहे हो, टीचर आपके नंबर बढ़ा भी देता है, लेकिन जब एक बार लिस्ट में नंबर लग जाते हैं तो फिर आप क्या करोगे। अब जब इस 8th क्लास से हम निकले और 9th क्लास का टेस्ट हुआ, उस स्कूल में टेस्ट होता था। अब सरकारी स्कूल ज्यादा खराब हो गए, पहले सरकारी स्कूल भी इतने खराब नहीं थे, क्योंकि अब प्राइवेट ज्यादा खुल गए, तो सरकारी वालों ने ध्यान देना ही बंद कर दिया। पहले सब प्रॉपर होता था। सरकारी स्कूल में भी 9th क्लास के लिए हमारा टेस्ट हुआ। भूप सिंह भी उस टेस्ट में गया, भूप सिंह भी उस टेस्ट में गया। मैंने इतनी मेहनत की और उसके बावजूद भी भूप सिंह फर्स्ट आया और मैं सेकंड आया। अब भूप सिंह के नंबर थे 70 और मेरे नंबर थे 69। अब मैं यार इतना रोया, रोते हुए सीधे घर आया। मैंने पिताजी को कहा आप मेरी कॉपी निकलवाओ, मैं पूरा पेपर सही करके आया हूँ, पूरा पेपर सही करके आया हूँ। पिताजी ने कॉपी निकलवाई तो पता चला लास्ट के 2 प्रश्न चेक ही नहीं हुए 6-6 नंबर के, यानी मेरे नंबर हो गए 81। लेकिन भूप सिंह क्या कह रहा है गांव में सबको आके, अब इन्होंने पैसे देके नंबर बढ़वा लिए अपने पापा से धमकवा के। सोचो क्या करोगे आप, क्योंकि लिस्ट तो सबने देख ली, अब नंबर बढ़ भी गए तो क्या होगा। तो इस तरीके का डिमोरलाइज मेरे साथ भी बहुत हुआ है। बट मेरे पिताजी कहते हैं कि हर मोड़ पे बहुत साथ देते थे। जैसे 69 भी आए तो वो मुझे पहले कहते थे तू टेंशन मत ले, टीचर ने तेरे नंबर जानबूझ के काट लिए। और बढ़वाने जाना, टीचर से लड़ना, मेरे लिए, मेरे पिताजी से सारे टीचर घबराते थे। उसकी वजह ये थी कि मैं और मेरे पिताजी एक ही स्कूल से पढ़े, मैं और मेरे पिताजी एक ही स्कूल से पढ़े। और कितना अंतर है हम दोनों की एज, मैं आपको बता देता हूं। जब मेरे पिताजी 19 साल के थे तब मैं पैदा हो गया था, 19 साल के थे तो मैं पैदा हो गया था, यानी लगभग 19 साल का अंतर है। तो मैक्सिमम टीचर भी हम दोनों के कॉमन ही रहे। उस टाइम जब हमारे टाइम पे जो प्रिंसिपल था, उस टाइम पे वो गणित का टीचर था हमारे पिताजी का। तो हमारे पिताजी उस टाइम बॉडी से बहुत ढील डोल थे और पढ़ाई लिखाई करते नहीं थे। तो स्कूल में कुछ नहीं होते, गुंडे टाइप के लोग, उनसे मास्टर डरते हैं। तो वो हमारे पिताजी का खौफ था, तो तुरंत जाके वो कॉपी वॉपी खुलवा देते थे और नंबर इस तरीके से मिल जाते थे। बट हमारा सीन यहाँ पे भी खत्म हो गया कि हम टॉप नहीं कर पाए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी किस्मत भी लगातार खराब थी। आप ये मैं सोचा करो कि किस्मत यार मेरी तो शुरू से ऐसी है, बदल जाती है। शायद इसके पीछे मुझे ये भी वजह लगती है कि मैं उतने अच्छे कर्म नहीं करता था। आज जो आप मेरा नेचर देखते हैं, आज से 6 साल पहले नहीं था। मैंने अपने आप को बहुत बदला है। मैं भी आप ही की तरह था 6-7 साल पहले, बहुत मतलबी सा टाइप का हो गया, किसी और के बारे में ना सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना टाइप। मैं भी वैसा ही था, बट मैंने अपनी सोच को बदला, क्योंकि जिस परिवेश में आप रहते हैं, हम और आपके साथ क्या दिक्कत है, आप बताओ, हमारे और आपके साथ क्या दिक्कत है। क्योंकि हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, हमारी वो अपब्रिंगिंग नहीं हुई, हमें अच्छी चीजें नहीं सिखाई गई बचपन में किसी भी चीज में। तो हमें तो जो सीखेंगे, बच्चा कहाँ से सीखता है, माँ बाप से, घर में, मोहल्ले में, पड़ोस से, गांव से सीखता है। तो वो सब चीजें हमारे साथ भी थी। लेकिन जब गांव से निकले, दुनिया देखी, तो पता चला कि इस सोच के साथ बहुत आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ये बदलनी होगी। और उसको बदलना उस मोड़ पे बहुत मुश्किल भी होता है, वो हम आगे की वीडियो में जानेंगे। अभी पहले यहीं पे बात करते हैं। अब ये 8th 9th हो गया। अब 9th में कुछ और इंसिडेंट्स बताता हूँ। 9th में हमने ट्यूशन लगाया गणित का।
2-3 टीचर बदल गए, एक डोरीलाल थे, 1 महीने पढ़ा, उन्होंने हमें निकाल दिया और कह रहे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम बहुत प्रश्न पूछते थे, उनका बैच खराब हो जाता था। उसके बाद हमने एक और टीचर पे लगाया, तो अरविंद पे लगाया हमने, अरविंद ने हमें निकाल दिया, हम बहुत सवाल पूछते थे। जब हम एक और टीचर के पास गए, रामवीर के पास, तो उसने हमें इस शर्त पे रखा कि तुम सवाल ज्यादा नहीं पूछोगे। हमने कहा ठीक है, नहीं पूछेंगे। अब रामवीर से हम ट्यूशन पढ़ रहे थे, और भाई साहब 9th क्लास में टर्गो लॉन्च हुआ था, टर्गो आई थी, तो वो पढ़ाता था ASTC का रूल उसने हमें पढ़ाया टीचर ने, कि ऑल साइन कॉस टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये उसने पढ़ाया। तो जो प्लस माइनस वाली बात थी, वो टीचर क्या करता था, 2 बार मिस्टेक करता था। उसका नाम था कि वो टर्गो सबसे अलग पढ़ाता है, उसका नाम था कि वो टर्गो सबसे अलग पढ़ाता है। कमाल की बात देखो। तो हमने कहा कि भाई अच्छा सबसे अलग पढ़ाता है, तो 2 बार वो गलती करता था। आप बताओ, अगर मैं प्लस माइनस की गलती 2 बार करूंगा तो क्या होगा, उत्तर सही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उसका उत्तर सही आता था। हमारे पास उस टाइम भी दिमाग आया, 2-3 दिन से हम नोटिस कर रहे थे कि इसको किस तरीके से पूछें। अगले दिन हम गए और हमने कहा, गुरुजी अगर मैं आपका ऊपर वाला सवाल छुपा दूं, जैसे गलती यहां की और एक यहां की, तो आपका नीचे वाला पार्ट गलत है, और नीचे वाला छुपा दूं तो ऊपर वाला पार्ट गलत है। आपका पूरा उत्तर सही है, सवाल सही है, लेकिन आपका तरीका गलत है। भाई साहब वो हमसे बहुत झल्लाने लगा, गलत। तभी क्या होता है, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल उस स्कूल में आ गया, वो प्राइवेट स्कूल था जहां पे हम ट्यूशन पढ़ रहे थे, 100 रुपए देते थे हम उसको। भाई हमने उस प्रिंसिपल को, हम जोश में हमेशा से रहते थे, बदतमीज थे थोड़े से इस मामले में, समझ नहीं थी, जोश में हमने उसे बुलाया, गुरुजी देखना ये गलती नहीं कर रहे। मास्टर साहब कहते थे उस टाइम पे, मास्टर साहब देखना ये गलती नहीं कर रहे। मास्टर साहब को पता था कि गणित में ठीक है, उन्होंने आओ देखा ना ताओ, बोले हाँ गलत कर रहे हैं, वैसे ही बोल दिया। भाई उस रामवीर ने जो हमें चांटा मारा, 10th क्लास में कितना छोटा गाल रहा होगा, हमारा सर भन्ना गया। और उसके बाद रामवीर से हमारे 2 ही शब्द निकले, मेरी फीस दो, बस। और कुछ नहीं निकला हमारे मुंह से, मेरी फीस दो। उसने भी जेब में से ऐसे हाथ डाला भाई साहब, जेब फट जाए, और 100 का नोट निकाल के दिया, और हमने वो 100 का नोट पकड़ा, और उसके बाद सीधे हमारे घर। हमने घर आके बताया ऐसे ऐसे हुआ। पिताजी ने कहा, ये बात मेरे साथ कई बार हो चुकी है, ये 3 चांटे मुझे जिंदगी में ऐसे पड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं। इसके बाद हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम पता नहीं क्या करते हो, तुम्हारा ट्यूशन ऐसा करता हूं मैं गांव में ही लगा देता हूं, क्योंकि बाहर मुझे सेफ लग नहीं रहा तुम्हारा ट्यूशन। गांव में एक लड़का अमित था, जो आज नेवी में है, नेवी में। उसके पापा को बहुत घमंड था, क्योंकि किसी की नौकरी नेवी में लग जाए, सेलेक्ट हो चुका था वो। तो उसके बाद हमने अमित से ट्यूशन पढ़ना शुरू किया, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, ना हम ज्यादा सवाल पूछते थे ना कुछ, बस सवाल करते थे। वो हमारे गांव का ही था, बढ़िया था, रोज हम जाते थे। और 8-9 लोग पढ़ते थे, एक नहीं 8-9, ठीक है, 8-9 लोग पढ़ते थे। अब क्या हुआ, एक दिन वो हमें बोला कि यार तुमसे काम है, अंदर चलो। हमें रूम में अंदर ले गया, और उसने 2 थप्पड़ हमें इतनी तेज तेज मारे कि हमारा सर घूम गया। ये आज तक वो थप्पड़ हैं जो मुझे समझ नहीं आए कि ये लगे क्यों थे, वजह क्या थी, मैंने क्या गुनाह किया था या क्या किया था, मुझे नहीं पता क्यों मारे उसे। पागल था या क्या था, नेवी में नौकरी करता था, उसके यहाँ से हमारी ट्यूशन छूट गई, हमारे पापा गए, उसको बहुत हड़काया भी, हमारे पापा ने पूछा भी, उसने नहीं बताया साइको था क्या था, बट उसने मारा। उसके बाद हमारे पड़ोस में ही एक शास्त्री जी थे, उनके लड़का वो भी नेवी में आज, सोनू भैया, उनको मैं भैया लगा रहा हूँ क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और अच्छा पढ़ाने के साथ साथ क्या था कि मैं उनसे भी बहुत सवाल करता था, बट अगर उनको कोई सवाल नहीं आता था तो वो मुझे मना कर देते थे। वो कह देते थे यार ये मुझे आ नहीं रहा, मैं इसको फिर कभी बताऊंगा। बहुत अच्छे से पढ़ाते थे वो, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। 9th क्लास में ट्यूशन मैंने इन्हीं से पढ़ी। इनसे भी ट्यूशन कैसे छूटा, इनके अब ये इस वक्त नेवी में है, ये भी नेवी में है ये भी। इनसे ट्यूशन कैसे छूटा, इनके ट्यूशन में एक लड़का और पढ़ता था निराला, वो हमारे साथ ही निकलता था रोज। एक दिन वो निकला भाई साहब, और उसने निकलते ही ट्यूशन से थोड़ा सा दूर आने पे एक पतली सी गली थी, गांव में पतली गली बहुत होती है, हमें बहुत तेज थप्पड़ मारा। हम रोते हुए अपने घर आए, मैंने कहा पापा निराला ने मुझे मारा। मेरे पिताजी गए, निराला का हाथ पकड़ लिया ऐसे करके, और पूछा कि भाई तूने इसको थप्पड़ क्यों मारा? बोले ऐसे ही मारा। पिताजी ट्यूशन वाले के पास भी लेके गए कि भाई बता मेरे बच्चे ने कोई गलती की, तो ट्यूशन वाला भी बोला नहीं की, और निराला ने भी कहा कि नहीं की। फिर भी हमारे पिताजी ने पूछा कि क्यों मारा, और बोला ऐसे ही मारा। सोचो, बिना मतलब के। आज निराला इस दुनिया में नहीं है, निराला खत्म हो चुका है, डेथ हो चुकी है निराला की। निराला के बड़े भाई ने पहले सुसाइड किया, फिर निराला का एक्सीडेंट में निधन हो गया। अब निराला की भी वाइफ है, इसकी भी वाइफ है, और इसके पिताजी दोनों की जिंदा है, जो पूरे घर को हैंडल कर रहे हैं। ज्यादा आगे कुछ नहीं कहूंगा। इतना तो ये पिटने की कहानी थी। इसके बाद हम
10th क्लास में आ गए, हमने ट्यूशन बंद कर दिया। हमने कहा 9th में ट्यूशन पढ़ेंगे नहीं। हमने अपनी गाइड खरीदी। गाइड हमारे पास पहले से थी, अभी तो हम सवाल पूछते थे उल्टे सीधे। गाइड हमारे पास पहले से थी। तो 9th में हमारा ऐसे ही निकल गया। 9th का जब रिजल्ट आने वाला था तो हमारे पिताजी को भी बहुत उम्मीद थी कि अब हमारा लड़का टॉप करेगा। हमें भी बहुत उम्मीद थी। हम स्कूल में गए, हल्ला भी कट गया, अभिनय टॉप कर रहा है, अभिनय टॉप कर रहा है, अभिनय टॉप कर रहा है। तो पहले क्या था, सरकारी स्कूलों का आपको बता रहा हूँ कि सारी लाइनें बिछेंगी 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद अनाउंसमेंट होगा। कौन? जब 9th क्लास के अनाउंसमेंट का रिजल्ट आया, प्रिंसिपल नाम बोलने वाला था, उसने नाम बोला भानिंदर, 473 नंबर। हालत हो गई हमारी खराब कि हम टॉप तो नहीं कर रहे। इनको एक पेन मिला, एक कॉपी मिली। हमने कहा लो अब, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी ने गलती से देख लिया होगा, सेकंड आएगी। सेकंड पे नाम बोला राजकुमार। अब हमारे चेहरा बिल्कुल रोने जैसा हो गया, इसको मिली कॉपी खाली। थर्ड पे नाम बोला अभिनय शर्मा, जिसके 464 नंबर थे। आप अंतर देखना, 465, 464, और हमें कुछ नहीं मिला। अब हमें बताती कि हमारे पिताजी कहीं उस दिन बाहर जा रहे थे। हम भाई साहब अपना सड़ा सा मुंह लेकर के, आज भानिंदर आईएफएस क्लियर कर चुका है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है इटावा में। इस वक्त ऑफिसर है फॉरेस्ट में। तो इसके बाद 464 नंबर आने के बाद हमारा दिमाग इतना खराब हो गया कि घर से जो स्कूल जाने का रास्ता था, 2 किलोमीटर का जो रास्ता था, वहां पे बीरों का वो होता था, बीरों का बाग था। हम अपनी साइकिल खड़ी करके उस बाग में बैठ गए। क्यों बैठ गए? हमें लगा कि पिताजी हमारे यहाँ से गुजरेंगे, तो जैसे ही वो गुजर जाएंगे तो हम घर चले जाएंगे, क्योंकि मम्मी को तो हमारे रिजल्ट देखना आता नहीं था। हम यहाँ से निकल जाएंगे। 2 घंटे हो गए ना पिताजी आए। हमें लगा या तो वो पहले निकल गए या फिर आज जा नहीं रहे। 2-2.5 घंटे हम वेट करते रहे भाई साहब। शाम होने को चली, हम अपने घर गए और पिताजी हमारे दरवाजे पे बैठे हुए हैं और 4 लोग और। गांव में क्या होता है कि पिताजी लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूसरे के सामने ज्यादा डांटते हैं, बिना मतलब के ही डांटेंगे। ये दिखाएंगे देखो मैं अपने बच्चे को इतना टाइट रखता हूँ, ये वो, पता नहीं, एक अलग ही फंडा है, माहौल बनाना होता है। जबकि अब डिफरेंट माहौल हो गया कि बच्चे, माँ बाप बच्चों के सामने अकेले में उनको समझाते हैं, सबके सामने नहीं डांटते हैं, क्योंकि बच्चों का भी ईगो ऐसा हो गया। पहले ऐसा होता था। हम गए भाई साहब, हमने सीधे, कुछ नहीं हमसे बना, बात बनी, हम सीधे रो दिए और पापा की गोद में जाके ऐसे करके हमने उनको हक कर दिया, रो दिए। बोले क्या हुआ क्या हुआ? हमने कहा फर्स्ट नहीं आए। तो बोले क्या आए? मैंने कहा थर्ड आए। उन्होंने हमें खूब अप्रिशिएट किया। ये मैं आज भी आपको भी कहता हूँ, हर माँ बाप को करना चाहिए। उन्होंने हर मोड पे अप्रिशिएट किया, हर मोड पे यही कहा कि नहीं तुम इससे कहीं ज्यादा बेहतर हो, मार्क्स कुछ नहीं है। ये भी कहा अच्छे लेके आओ, और जब अच्छे नहीं आए तो उसको एक्सेप्ट किया। यही मैं आपको कहता हूं कि हार से, हार, कुछ लोग कहते हैं हार पसंद नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। हार पसंद ना हो चलेगा, आपके लिए भी बोल रहा हूं, हार पसंद ना हो बट हार एक्सेप्टेबल। ये 2 लाइनें मेरी आज जीवन में याद कर लेना कि एक बात दिमाग में रखनी कि मुझे हार पसंद नहीं है बट मुझे हार एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट करूंगा मैं अगर मिलेगी, लेकिन पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सबसे बड़ी चीज है कि हार को एक्सेप्ट करना सीखना है, पसंद नहीं करना नहीं चाहिए हार। उन्होंने अप्रिशिएट किया। उसके बाद 10th का रिजल्ट आया, और जब 10th में हम गए तो आपको पता होगा बोर्ड होता था उस टाइम, बोर्ड, और इतना खतरनाक बोर्ड होता था कि आप मुंडी आगे पीछे नहीं घुमा सकते। हमारे टाइम पे अगर एक क्लास में 60 बच्चे होते थे तो 25 ही पास होते थे, 35 फेल होते थे। हमारे टाइम पे रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा था। हमारे टाइम पे 60 में 39 लड़के पास हुए थे, 21 फेल हुए थे। 21 लोग फेल हुए थे, 39 पास हुए थे 10th में। आज तो कोई फेल होता ही नहीं, आज तो सब पास है। अखिलेश राज हो चाहे योगी राज हो, सब पास है। आज तो 5-10 हजार रुपए में आदमी पास हो जाता है। 10th की कहानी बता रहा हूँ ना। 10th में अब एंट्री की तो हमने पिताजी को कहा कि पिताजी हमारी ट्यूशन लगवा दो, 10th की गणित कठिन है, अब साल नहीं आने वाली है, अब साल नहीं आने वाली है, 10th की ट्यूशन लगवा दो। पिताजी ने कई टीचरों से पता करा तो सबने मना कर दिया कि भाई उस लड़के को हम ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। अब पिताजी हमारे गए नरोरा, एक जगह थी घर के पास जहां एटॉमिक पावर स्टेशन है, हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर बैठती है साइकिल से। नरोरा में एक टीचर था चरण सिंह, वो खुद गणित में 100% नंबर लेके आया था सन 76 में। 1976 में 100 नंबर लाया था। उसने कहा कि जी मैं पढ़ा दूंगा आपके लड़के को ट्यूशन, एक टेस्ट लूंगा मैं, टेस्ट लूंगा। पिताजी ने कहा ठीक है टेस्ट में। पिताजी ने हमें कह दिया कि वो तुम्हारा ट्यूशन के लिए टेस्ट। सोचो तो सही क्या एजुकेशन का स्तर था उस वक्त कि ट्यूशन के लिए टेस्ट होगा। अब तो वाकई में पता है बहुत गिर गया एजुकेशन का स्तर वाकई में। अब हम जाते हैं उसके पास टेस्ट देने, वो हमसे सवाल पूछता है, आज भी हमें याद है, sec 8 थीटा -1 और sec 4 थीटा -1 को प्रूफ करना था tan 8 थीटा बटे tan 2 थीटा।
और हमने 8-10 मिनट लगा के, ट्रिग्नोमेट्री हमें आती थी बट ये सवाल हमने नहीं किया था, बट 8-10 मिनट लगा के हमने इस सवाल को कर दिया। जब हमने इस सवाल को कर दिया, सोचे नहीं तो आजकल तो क्या है कि ट्यूशन के नाम पे कह देगा पढ़ाएंगे, पैसे ही तो आ रहे हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। और उसने हमें ट्यूशन में एंट्री दे दी, क्योंकि वो हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाता नहीं था, वो इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाता था। सीबीएसई वाले लोग ही उससे पढ़ते थे। आप समझ रहे हैं बात को? सीबीएसई वाले लोग ही उससे पढ़ते थे, केवल सीबीएसई वाले लोग ही उससे पढ़ते थे। तो क्या हो गया, 10, तो ये उसने सवाल पूछा, हमने बता दिया। तो उस सीबीएसई बोर्ड में एक सालनी थी जो आती थी। तो 4 बच्चे टोटल उस बैच में थे, सीबीएसई के, 2 लड़के और एक सालनी और एक मैं। सालनी शर्मा नाम था इनका, सालनी शर्मा और एक मैं। अब क्या होता है, आप जानते हैं कि जब ट्यूशन में कोई नया लड़का आए और वो फटाक फटाक उत्तर बता रहा है, और वो उत्तर इस हद से बता रहा है कि अगर इन बच्चों से कोई सवाल नहीं हो रहा तो टीचर भी, कई बार नहीं होता, बच्चों को, दूसरे बच्चों को दिखाने के लिए उस टीचर को हम इतने ज्यादा अच्छे लग गए कि वो उन बच्चों के सामने हमारी हेल्प से उनको जलील करता था। देखो अभिनय ने कर दिया, इनका सवाल भी वो हिंदी में एलेबोरेट करके हमें बताता था और हम उत्तर बता देते थे। अब तो अच्छा होने लगा। उस टाइम भी हमें पहली बार ये महसूस हुआ कि कुछ कुछ हो रहा है टाइप्स। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो उस वक्त हमारे साथ थी कि हमारे पास एक ही ड्रेस थी जिसको हम 6 दिन पहनते थे और धो के सुखा देते थे, और हम काले अलग से दिखते थे, ये भी दिक्कत थी। और दाढ़ी हमने बनाई नहीं थी, दाढ़ी तो हमने 12th के बाद बनाई है। 2-3 चीजें हमारे साथ थी। जो क्रीम चुराने वाली स्टोरी मैं बताता हूं वो यही है, क्रीम चुराने वाली स्टोरी जो यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि अब अच्छा दिखना था, अब कंपटीशन अच्छा दिखना था कि कैसे अच्छा दिखा जाएगा। तो शालिनी जी का हमसे सवाल पूछना लगातार। तो शालिनी जी का एक दिन हमें अपने घर ले जाना, एक दिन शालिनी जी हमें अपने घर ले गई, और ये हमारे ट्यूशन का सबसे होशियार लड़का है, ये है वो है, बड़ा अच्छा लगा। उन पे साइकिल भी बहुत स्टैंडर्ड थी। अगले दिन जब शालिनी हमें घर ले गई, अगले दिन 2 लड़के आते हैं भाई साहब, और हमें कहते हैं कि सुन, अगर आज के बाद तुझे इस रोड पे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो हम डरपोक इस मामले में शुरू से ही थे। हमने सीधे टीचर के पास गए और बोला कि सर हमारा इस बैच से दूसरे में ट्रांसफर कर दो। जबकि सोचिए, एक कहानी शुरू हो रही है, एक कहानी शुरू हो रही है, और वहां से, तो ये शाम वाला बैच था, फिर हम सुबह जाने लगे। और जो मैं एक खालिद दोस्त बताता हूँ, वो खालिद हमारा सबसे पेट दोस्त था, उसी की वजह से हमें किसी ने कुछ कहा नहीं था, सिर्फ हड़काया था। वो खालिद अपने गांव से आता था 5-6 किलोमीटर साइकिल चला के, और क्योंकि हमारे पास तो छोटी साइकिल थी ना, उस पे वो नहीं जा सकता था, और उसी खटारा सी साइकिल से वो हमें नरोरा 5-6 किलोमीटर ट्यूशन पढ़ाने ले जाया करता था। बहुत ग्रेट बंदा था, आई लव दैट गाय। आज भी उससे बात होती है, अभी वो समाजवादी पार्टी में काम कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का था। और थोड़ा बहुत अपना ये इसका बिजनेस करता है, जो कप प्लेट वगैरह होते हैं इसका। तो उसका जीवन में बहुत योगदान रहा है। वो गणित में पास नहीं हो रहा था, उसको हमने पास कराया, 33 नंबर आए उसके, हमारे गणित में 100% नंबर आए, और ओवरऑल हमारे 79% पॉइंट समथिंग नंबर आए 10th क्लास में। तो उस टाइम हमने पहली बार था। इस टाइम भी आप सोच रहे होगे कि आपने टॉप कर दिया, नहीं, इस टाइम भी हम 3rd पे ही थे। वही पहले पे भानेंद्र था, लेकिन गणित में हम टॉप पे थे। आसपास भी किसी के नंबर हमारे आसपास नहीं थे, खुद भानेंद्र के उस टाइम 80 के आसपास नंबर थे। तो गणित में हमने सबको पीटा था, सबको मात दी थी। और बाकी यूपी बोर्ड में उतने नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उसके बाद क्या था कि हमारे एक ताऊ का बेटा भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता था, तो शालिनी उससे हमारे बारे में पूछा करती थी कि अभिनय क्या कर रहा है, उसके कितने नंबर आए हैं, वो तो बहुत होशियार था गणित में, वो पूछा करती थी। लेकिन कहानी कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके की नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, कुछ नहीं, कोई सीन यहाँ तक नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद अब स्कूल बदलना था, क्योंकि वो स्कूल में 10th क्लास तक ही साइंस साइड थी, उसके बाद नहीं थी, तो स्कूल बदलना था। हमने पिताजी को कहा हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, तो हमने कोटा में टेस्ट दिया। पहले तो 10th क्लास के बाद ही हमने कोटा में टेस्ट दिया था। 10th क्लास के बाद पहली बार हम इतनी दूर चल के गए थे, बाई बस गए थे कोटा, हम और हमारे पिताजी हमें लेके गए टेस्ट दिलाने। तो टेस्ट में हमारा रेजोनेंस एक कोचिंग होती थी पहले, उसमें नंबर आ गया, अब तो वो सब खत्म हो गई। लेकिन उस वक्त 50,000 रुपयों की जरूरत थी, जो हमारे पिताजी अरेंज नहीं कर पाए थे, मांगे भी थे नाना वगैरह से। उन्होंने कह दिया पढ़ाना इतना कोई जरूरी नहीं है कि पैसे दिए जाए। तो वहां तक की कहानी खत्म हो गई कि फिर हम कोटा नहीं जा पाए। और उसके बाद 11th-12th की कहानी अगले एपिसोड में, कि कौन आया, कैसे क्या हुआ, 11th-12th से लेकर के ग्रेजुएशन की कहानी और क्या क्या हुआ अगले एपिसोड में, जो कि होगा 1 बजे। और उसके बाद मिलेंगे बहुत अभी इंटरेस्टिंग और बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हैं कि लाइफ में कब ऐसा लगा जब मैं
टूट चुका हूँ, अब कुछ नहीं होगा मुझसे। ऐसे भी पल आए कि यार लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई, और कैसे अपने आप को उस वक़्त सँभाला, चाहे वो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कमाने को लेकर के प्रॉब्लम हो, इन सब को लेकर के कैसे अपने आप को सँभाला, कैसे उन मुश्किलों से गुज़रा, ये सब चीज़ें लेके उन फ़ोटोज़ के साथ फिर आऊँगा। तब तक विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप भी खाना-पीना खा लीजिए और सबसे कहता हूँ, धन्यवाद।